को पुनः प्रणाम करती हूँ और सीधे सीधे मैं परिचय पे आती हूँ, जो आज हमारे साथ यहाँ मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे महानुभाव, ऐसे आदरणीय जनों का परिचय रखते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हैं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल शर्मा जी। आपका जन्म हरियाणा में हुआ और कार्यस्थली आपकी राजस्थान रही है। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी अब राजस्थान मेरी आवाज अच्छे से राज्य जाएगी इसमें मैं पशुधन बोलूँ प्रबंधन प्रणाम एवं सुनील। प्रशिक्षण संस्थान आवाज जयपुर नहीं से है। हैं। इसको ऐसे लगाओ। कृपया अरे सभी जो लोग ठीक कर अगर रहे हैं। म्यूट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। कुछ जी बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत ना होने पर अपने आप को म्यूट ही रखें, बेहतर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने कार्य से उलट आप एक गजलकार हैं, गजल गायक व कंपोजर भी हैं। कहाँ पशु चिकित्सक से अगर गजल की उम्मीद कोई रख भी सकता है या कोई इसको चित्रण कर सकता है, चित्रित कर सकता है, तो अनिल शर्मा जी हमारे साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं और देश के विभिन्न बड़े शहरों में आपने गजल के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम आपको। साथ ही हमारे साथ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। 16 अक्टूबर 1965 को राजस्थान के चूरू जिले में जन्मे डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जी उत्तरदायित्व पूर्व पर्यटन तथा चूरू जिले की हवेली संपदा विषय पर पीएचडी किया है आपने और वर्तमान में आप राजकीय लोहिया महानगर चूरू के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी अनेक पुस्तकें अनेक प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे मैं एक हरिण और तुम इंसान, बात कलश, रेत कलश इत्यादि के साथ आपने एक नई विधा प्रति डायरी को भी स्थापित किया है। आपने एक लंबे अंतराल तक चूरू लोकदूत, डेजर्ट टाइम्स, दैनिक अंबर जैसे विख्यात समाचार पत्र में दैनिक स्तंभ लिखे हैं। आप अनेक संस्थाओं में कई विशेष पद पर आसीन हैं और साथ ही पुरस्कार और सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है आपके पास, जो यहाँ पे कम समय में रखना संभव नहीं हो पाएगा। और इतिहास व साहित्य की अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशनाधीन है। आपको सादर प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी भले थोड़ी देर साथ ही हमारे फोटो बता दे तो मैं खाऊंगा तो वो फोटो में आएगा। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए या फिर कमांड जिनके हाथ में वो देख लें। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं अति विशिष्ट अतिथि सुधेंदु ओझा जी। आप सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक मानव संसाधन बीएचईएल नई दिल्ली पूर्व दिल्ली ब्यूरो प्रमुख शिखर वार्ता राजनैतिक पत्रिका आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी संचार वाचक 1986 से 2000 तक, देश के प्रमुख समाचार पत्रों पत्रिकाओं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, पांचजन्य, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान में 1000 से अधिक आवरण कथाएं, प्रमुख कथाएं तथा साहित्यिक कहानियां, कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं कि विश्व भाषा हिंदी, नवकोपल, नवपात में, सनातन समाज की नई संहिता, मौत का सन्नाटा, नंदी औरतें, प्रतिनिधि कहानियां, तनिक सनाद रहे, पाकिस्तान और चीन, कथक की मल्लिका सितारा देवी, ऐसे पुस्तकों के रचनाकार और रचयिता हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम आपको। अगला नाम आता है एक ऐसा जिनकी वजह से ये पूरा मंच सजा हुआ है और हम बात कर रहे हैं इसकी आयोजक यानी कि आशा पांडे ओझा जी के विषय में, जो ओसियां जिला जोधपुर में जन्मी हैं। आप हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषाओं में निरंतर निर्बाध गति से गीत, गजल, कविता, हाइकू, आलेख, शोध पत्र, पुस्तक समीक्षाएं, लघु कथा आदि अनेक विधाओं में अपनी कलम चला रही हैं। लेखन व समाज सेवा को जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं और आपकी पुस्तकें हैं दो बूंद समुद्र के नाम, एक कोशिश रोशनी की ओर, जर्रे जर्रे में वो था तथा वक्त की साख से, काव्य संग्रह व एक गजल संग्रह कहाँ हम सांस लें खुलकर प्रकाशित हो चुके हैं। त्रिसुगंधी गीत, गजल, कविता इनकी संपादित पुस्तकें हैं। इसके अलावा 9 साझा संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। समय की रेत पर हाइकू, काया हांडी काट की, दोहा व एक कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन है।
आप कई संस्थानों से जुड़ी हैं और अहम पद पर आसीन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम आपको। साथ ही वो नाम जिनकी वजह से हम ये सब कुछ सोच भी पाने की इस परिकल्पना को आज यहाँ स्वरूप दे पाने की स्थिति में हैं, वो नाम है डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी का। एमए बीएड डीलिट हिंदी अध्यापक हैं आप, बिरला पब्लिक स्कूल दोहा कतर। आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं गजल दुष्यंत के बाद, उजाले की ओर, ग से गजल तथा देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में गजल, कविता, दोहा, कहानी आदि प्रकाशित हैं। सम्मान पुरस्कार, देश विदेश की अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक द्वारा आप संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हैं। आपका भी आप ही के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम आपको। और बात यही नहीं रुकती है, आज के इस पूरे कार्यक्रम, इस उद्घाटन सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एक ऐसा बड़ा नाम है कि जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व से मिल पाना, उनके बारे में दो शब्द बोल पाना, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो कलम के देव, लोकतंत्र का मकबरा, मीत मेरे, काल है संस्कृति, काल है संक्रांति का, सड़क क्या हुआ पर रे? क्षेत्र गाथा जैसी कृतियों के रचनाकार, स्वभाव से बेहद संवेदनशील और संकोची, स्वयं से पूर्व दूसरों को स्थान देने वाले जबलपुर मध्य प्रदेश के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्य संजीव वर्मा सलील जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद भी करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। पुनः सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रण देना चाहूंगी आदरणीय आशा पांडे ओझा जी को कि स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा जी। जी, बहुत बहुत आभार प्रिय स्मिता जी। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, और ये संचालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इनकी अपनी एक संस्था है अंतस फाउंडेशन, जिसमें ये बहुत काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है और बड़ी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अनिल शर्मा जी, सुधेंदु ओझा जी, आदरणीय सुरेंद्र डी सोनी भाई जी और बैजनाथ शर्मा भैया मिंटू और आचार्य संजीव वर्मा दादा, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच पे। और आप सब ने, हमने जो एक परिकल्पना की थी कि ये ऐसा एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें अनवरत 12 घंटे, पहले भी कर चुके हैं, हम जन्माष्टमी पे भी कर चुके हैं, एक 15 अगस्त पे भी हो चुका है इस तरह के आयोजन। इस संस्था के बैनर तले हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इस फगुनाहट के, क्योंकि ये जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, आह्लाद और खुशी का जो ये मौसम है, जहाँ पत्तियां भी अपना रंग बदल रही है, पेड़ भी अपना रंग बदल रहे हैं, फूल हंस हंस के हमारे सामने झुक रहे हैं, जैसे मुजरा करते हुए अभिवादन कर रहे हैं हमारे। जब इतनी सुंदर प्रकृति हो और उस प्रकृति का हम स्वागत नहीं करें, उसका अभिनंदन नहीं करें, तो शायद लेखक मन में कहीं सुंदर भाव नहीं उत्पन्न होते हैं। लेखक को जो अच्छे विचार देने वाले, अच्छे सुंदर भाव भरने वाला जो मौसम है, ये फगुनाहट है। निश्चित रूप से इसको शुरू हुए समय हो चुका है और हम इसके मध्य में हैं, लेकिन ये कोई एक विशेष सत्र नहीं है। सर्दी के अंत से लेके ग्रीष्म के आगमन तक फगुनाहट ही है, जहाँ भंवरों की गुंजन है, जहाँ कलियों की खिलना है, जहाँ तितलियों का उड़ना है, जहाँ सब तरफ। और इस सुंदर आयोजन में आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं कांधे से कांधा मिलाकर, तो इस कार्यक्रम को हम निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और बैजनाथ भैया के बारे में मैं कहना चाहूंगी, बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं वो, हम बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे से परिचित हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्तता में भी सिर्फ ये बेस्टी एजुकेशन को एजुकेशन तक सीमित नहीं रख के, असल में एजुकेशन क्या है, साहित्य, कला और संस्कृति से जो व्यक्ति जुड़ जाता है वो निश्चित रूप से एजुकेटेड है मेरे मायने में। तो वो उस तरह से इसको एजुकेटेड करने की कोशिश में प्रयासरत हैं। और जब भारत से दूर दोहा कतर में बैठकर जब ये हमारे साहित्य, कला और संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं, वहां के लोगों के साथ जुड़कर कर रहे हैं, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जी जो जुड़े हैं, बहुत सुंदर। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे पता है इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। और ये जब गाते हैं
तो आवाज इनकी अपनी है, लेकिन ये याद किसी और की दिला देते हैं। हर व्यक्ति जगजीत जी को याद करने लगता है, उन्हीं का चेहरा, आवाज इनकी होती है, चेहरा उनके लोगों के जनमानस पे घूमने लगता है। और हमारे साथ में सुरेंद्र डी सोनी भैया, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं चूरू में, बहुत अच्छे साहित्यकार होने के नाते बहुत अच्छा लेखन, केवल इतिहास से नहीं जुड़े हुए, इतिहास के साहित्यकार हैं, लेकिन साहित्य को भी बहुत सहेजा इन्होंने और साहित्य में भी बहुत अच्छा योगदान है। और बीज वक्तव्य हमारे पिछले कार्यक्रम का भी, जन्माष्टमी वाले का भी इन्होंने ही किया था। आज फिर ये सफर में है, गाड़ी रोककर हमारे साथ जुड़े हैं। अहमदाबाद से किसी काम से गए हुए थे और रास्ते से गाड़ी रोककर ये एक जगह से जहाँ नेटवर्क आ रहा है, ये हमारे साथ बीज वक्तव्य कर रहे हैं। तो इनका साधुवाद और बहुत बहुत आभार है इनका। और आचार्य संजीव वर्मा दादा, इनके लिए तो खैर क्या ही कहा जाए, ये तो शायद हमारे ओरकुट के जमाने से पहले गुरु हैं, जिन्होंने मतलब उंगली पकड़ पकड़ के सबको सिखाया है कि इस तरह आपको छंद लिखने, इस तरह आपको दोहे लिखने, इस तरह आपको गजल, और बिना किसी पूर्वाग्रह के सबको सिखाया है। तो निश्चित रूप से ये आचार्य ऐसे ही नहीं है, मन से भी बड़े आचार्य हैं। ये बहुत खुले मन से सबको सिखा रहे हैं। और सभी का मैं और कौन जुड़े हुए हमारे साथ में, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्क्रीन पे 4-5 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई और शेष ना रह जाए। दीदी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनकी अभी यहाँ पर बारी नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं दीदी, कुछ लोग ऐसे जी। सुधेंदु भैया वो मेरे खुद के बड़े भाई हैं, तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। मैं जहाँ कहती हूँ दादा आपको यहाँ होना है, तो दादा वहाँ होते हैं, हर जगह होते हैं, हर स्थिति में होते हैं। वो भी सफर में है और सफर से ही उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। तो इस कार्यक्रम का नाम ही मैं सफर में हूँ रख देना चाहिए, फगुनाहट के साथ साथ, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग सफर में होने के बावजूद हमारे साथ जुड़े। और स्मिता जी भी हमारे साथ, बहुत व्यस्तता इनके घर पे गेस्ट आए, उसके बावजूद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जिस तरह से अपनी तन्मयता के साथ, अपने पूरे मनोभाव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। और जो लोग अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनकी प्रस्तुतियां होने वाली है, वो लोग भी काफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आगे बैजनाथ भैया को स्वागत की इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आशा दीदी और अपने स्मिता जी बैठी हुई हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सबके साथ हूं, बस आप सब आए, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, पुनः प्रणाम करता हूं। आदरणीय स्मिता जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप कृपया मुझे बताएं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तरफ नेटवर्क का इशू आ गया। जी आदरणीय, मैं बताता हूं कि स्त्रियां कभी जी, चुप नहीं बिल्कुल रह आ रही सकती है। हैं। आपकी क्लियर आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन में चूंकि नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ी सी मुझे असमंजस की स्थिति में है, लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन वाली जो बात है वो यहाँ चरितार्थ होती है। और अगला जो क्रम है वो कहते हैं कि कोई भी साहित्यिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या शिक्षा के क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जब तक माँ शारदे की कृपा नहीं होती है, सर पे उनका आशीर्वाद नहीं होता है, तो चलना तो बहुत दूर की बात है, हम तो पल खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो माँ शारदे की आवाहन और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने के लिए, क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है, और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम आमंत्रित करें डॉक्टर अनिल शर्मा जी को, जिनकी मधुर आवाज की हम सभी कायल हैं, हम सभी उनके फैन हैं। माँ शारदे की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का वो आगाज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनिल शर्मा जी, सरस्वती वंदना के लिए और आपके उद्बोधन के लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी इतने बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार और महानुभाव इस सत्र में जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैं जुड़ा हूं और आपके सामने प्रस्तुति देने का मुझे अवसर मिला है। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है माँ शारदे की स्तुति का, तो ये सरस्वती वंदना मैं पेश कर रहा हूं आपके लिए। जय जय माँ, 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 जय जय माँ,
मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयांचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयांचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणा में विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय मां, 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 जय जय मां। जय माँ, जय माँ शारदे। और इतनी खूबसूरत, और हम लोग जैसे ही कोई वंदना सुनते हैं या प्रभु के निकट, तो हमें वो निकटता का आभास भी होने लगता है। हम सभी के मन में माँ सरस्वती, माँ शारदे विराजमान है और सदैव रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जब इतनी सुरीली आवाज में जब आवाहन होता है, तो मंच अपने आप में बहुत ही अलौकिक हो जाता है, और वो हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी की आवाज हम सबने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी माध्यम से जरूर सुनी है, और आज उनको साक्षात हम सामने बैठ करके देख रहे हैं, तो मन में बहुत ही एक खुशी का उन्माद विचर रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि अनिल जी आप कुछ और भी थोड़ा सुनाइए, फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्घाटन की इतनी खूबसूरत सी आगाज को यूं ही नहीं इतने पे छोड़ सकते हैं। जी अनिल जी। अभी हाल ही में मैंने आशा जी के दोहे गाए हैं हमने और सुना। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। मैं अक्सर उनको गाता रहता हूँ, और क्यों ना वही दोहे आपको पेश करूं आपके सामने। आशा जी भी मौजूद हैं, और बहुत ऐसा स्वागत है कार्यक्रम आपका। ऐसा कार्यक्रम जिसमें रचनाकार और गायकार दोनों मौजूद हों, तो उसमें प्रस्तुत करने का आनंद ही कुछ और होता है। तंतरवर से छड़ रहे नित सांसों के पात, तंतरवर से झड़ रहे सॉरी नित सांसों के पात, और जलेगा एक दिन फूट हुआ ये गात, और जलेगा एक दिन फूट हुआ ये गात।
जीवन एक किताब है, सुख दुख है अध्याय। जीवन एक किताब है, सुख दुख है अध्याय। पढ़ने सारे पृष्ठ हैं, दूजा नहीं उपाय। पढ़ने सारे पृष्ठ हैं, दूजा नहीं उपाय। और एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जो आशा जी की पुस्तक का शीर्षक भी है। बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार। बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार। काया हांडी काट के अनिल शर्मा चूल्हा जी ये संसार। मधुर स्वर काया हांडी काट के चूल्हा ये संसार। ये बंद करते जोड़ा जोड़ी के बहुत लेकिन गया फकीर। जोड़ा जोड़ी के बहुत लेकिन गया फकीर। खींची जैसे नीर पे सारी उम्र लकीर। खींची जैसे नीर पे सारी उम्र लकीर। चांद नदी में देख कर पुलकित हुआ चकोर। चांद नदी में देख कर पुलकित हुआ चकोर। छाया है रे बाबुए मिट जाएगी भोर। छाया है रे बाबुए मिट जाएगी भोर। छाया है रे बाबुए मिट जाएगी भोर। और अंतिम दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे तो काफी सारे दोहे हैं। जब तक मुझ में मैं रहा दूर भगवान। जब तक मुझ में मैं रहा दूर भगवान। जो ही मैंने मैं सजा तुरंत मिला वो आन। जो ही मैंने मैं सजा तुरंत मिला वो आन। जो ही मैंने मैं सजा तुरंत मिला वो आन। धन्यवाद। मैं म्यूट पे थी। बहुत ही खूबसूरत। और जब तक मुझ में मैं रहा दूर भगवान। जब तक मुझ में मैं रहा दूर भगवान। जो ही मैंने मैं तजा तुरंत मिला वो आन। और ये खूबसूरत पंक्तियां, ये दोहे, ये शब्द, ये भावना, ये विचार जिस तरह से मन में उद्वेलित होते हैं, शब्दों का रूप लेते हैं, सामने आते हैं, उतनी ही खूबसूरती से जिस तरह से आवाज के साथ और संगीत के साथ इसको सजाने का कार्य आपने किया है, वो बहुत ही अद्भुत है। और ये संयोग ही किसी रचना को, किसी रचनाकार को परिपूर्ण बनाती है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी खूबसूरती से इसके उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करने के लिए पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ।
लेकिन वही है कि बस समय तो बीत रहा है और बीतता रहेगा, आगे बढ़ना है हमें। और आगे बढ़ने के क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जी को बीज वक्तव्य के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संजीव जी, सुधेंदु जी, अनिल जी, स्मिता जी, बैजनाथ जी और बहन आशा जी, ये जो शब्द है फगुनाहट, ये शब्द ही अपने आप में तरंगित कर देने वाला शब्द है और हम लोग झूमने लगते हैं सुनकर। और जहां तक झूमने की बात है, झूमना कोई भारतीयों से सीखे, हमसे सीखे कोई झूमना दुनिया में। और दुनिया जब पूछती है कि भाई कोई भारतीय क्यों है या ऐसा क्या है भारतीयों में, तो झूमना तो है, लेकिन ये झूमना किस वजह से है? वस्तुतः हम लोग उत्सव प्रिय हैं। हमारी उत्सव प्रियता, हमारी उत्सव धर्मिता हमको भारतीय बनाती है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल ही बीते हैं जब सारी दुनिया ये कह रही थी हमें कि भाई भारत तो तबाह होगा, इस देश के पास वे संसाधन नहीं है कि ये मुकाबला कर सके कोरोना जैसी महामारी से, तो इसकी तबाही निश्चित है। लेकिन कोरोना के उस दौर में भी हमें जिस चीज ने बचाया वो थी हमारी उत्सव प्रियता। और जब लोग घरों में नजरबंद थे तब इस फगुनाहट ने हमें बाहर निकाला और हमने बड़ा एक सुंदर रास्ता निकाल लिया इस सोशल मीडिया का। उस समय भी हमने हमारे हृदय के द्वार बंद नहीं किए थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी, लोग मर रहे थे, उधर मृत्यु अपना उत्सव मना रही थी और इधर भारत में जीवन अपना उत्सव मना रहा था। सारी दुनिया देख रही थी। उस समय भी हमने अपनी फगुनाहट को मरने नहीं दिया, हमने उसे रुकने नहीं दिया, हमने उसको चलने दिया। इस आभासी माध्यम से हमने ऋतु के किसी भी रंग का आनंद लेना नहीं छोड़ा। यद्यपि जीवन के साथ साथ मृत्यु अपना राज करती रही, अपना उत्सव करते रही, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया ही यही है कि साथ साथ चलना है। तो आने वाली पीढ़ियों की चिंता थी हमको कि ये आने वाली पीढ़ियां कहीं इस महामारी के दौर में पता नहीं कितना लंबा चलेगा, इस दौर में कहीं कुछ ऐसा न हो जाए कि हमारे हृदय की जो निर्मलता है, हमारे हृदय का जो प्रेम है, हमारी आत्मीयता है, वो नष्ट नहीं हो जाए। हमने इसको बचा के रखा। और ज्यादा सुंदर बात तो ये है कि वो दौर चला गया, लेकिन हमने इस माध्यम का आनंद लेना नहीं छोड़ा। हम नहीं मिल सकते प्रत्यक्षतः, होती है ऐसी चीजें, लेकिन उसके बाद भी आज इस महोत्सव में, इस उत्सव में हम लोग साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं फगुनाहट की। तो अब ये फगुनाहट है क्या? इसमें जब हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य की तरफ जाते हैं तो एक निबंध है विवेकी राय जी का, चली फगुनाहट बोरे आम। वो लिखते हैं कि बाहर झाड़ दे बेटा। तो मेरे दूसरे साथी है ना, वे म्यूट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि फगुनाहट के इस दौर में हम म्यूट करना भी भूल जाते हैं, है ना। तो विवेकी राय जी लिखते हैं कि ऋतुएं तो और भी बदलती हैं, पर बाहर भीतर ऐसा कहाँ बदलता है। ये ऐसा क्या है? ये ऐसा है, वो उनके निबंध का जो लालित्य है ना, ललित निबंध है, वो हमारे जीवन का जो लालित्य है वह नहीं बदलता। और ये फगुनाहट में तो बिल्कुल नहीं बदलता। फगुनाहट में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो फिर है क्या? फागुन का होना ही फगुनाहट है। उसका होना ही नहीं, हमारा महसूस करना फगुनाहट है। फागुन तो पहले भी आए होंगे, बहुत पहले, बहुत गए होंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें बताया कि ये जो मौसम है, मौसम दिन का, ऋतु का एक काल होता है, खंड होता है। तो ये जो ऋतु है, ये जो मौसम है, इस मौसम में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप एक तरह से अपने आप को पुनर्युवा कर सकते हैं। ये पुनर्यौवन का दौर है। तो फगुनाहट को मैं तो ये कहता हूँ कि ये पुनर्यौवन की आहट है, जो अपने पूरी गूंज के साथ
फिर यहाँ से निकल कर जाती है। और फिर हम सभी उन्मुक्त होना चाहते हैं जीवन में, और बंधन इतने हैं इस जीवन में, होने भी चाहिए, अनुशासन पूरा नहीं है, लेकिन उन बंधनों के चलते हम भूल जाते हैं कि उन्मुक्तता भी हमारा एक गुण है। मैंने एक राजस्थानी में दोहा लिखा था कभी, फागुन के समय में। राजस्थानी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि फागण आयो हे सखी, फागण आयो हे सखी, छोड़ा दूजा काज, देहली लांघा जतन सु, खूंटी टांगा लाज। वो ये कहती है कि फागुन आ गया सखी, अब दूसरे काम छोड़ देने चाहिए। दूसरे कामों का मतलब यही है कि हम एक रास्ता से, हम नीरसता से बाहर निकल के आए। और आगे फिर जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि देहली लांगा जतन सु, यानी हमें इस सीमा को पार करना है, लेकिन उसमें एक जतन का, एक अनुशासन का पुट तो हमेशा रहेगा। और फिर वो लाज को भी खूंटी पे टांगना चाहती है। तो हम एक मर्यादा के साथ हम दूसरे काज छोड़कर और हम इस फगुनाहट का आनंद लेने लग जाएं, ये हमारे पूर्वजों की रचना है। और उन्होंने इतना सुंदर काम किया, बीच में तो होली का त्योहार रख दिया और आगे और पीछे उन्होंने दूसरी चीजें रख दी। तो पुरखे क्या थे? हमारे पुरखे तो ऋषि थे जिन्होंने हमें इतना समझाया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है ना, इदम नमः ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पथितव्य, यानी उन पुरखों को प्रणाम जिन्होंने ज्ञान के अरण्य में से पगडंडियां बनाई हैं ताकि हम विचलित नहीं हो सकें। उन पगडंडियों पर ही फगुनाहट चलती है। विवेक की राय कहते हैं ना, चली फगुनाहट। अब इस फगुनाहट को आप ये नहीं समझिए कि उसको हम पकड़ के बैठ जाएंगे, वो तो चलती है। वो एक अंतरधारा है हमारी संस्कृति की, हमारे स्वभाव की, हमारी उत्सव प्रियता की, हमारा जो अंडर करंट है, उस अंडर करंट को बनाए रखने वाली धारा है वो। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इस फगुनाहट के साथ उन्होंने महाशिवरात्रि को जोड़ा। शिवरात्रि शिव और पार्वती के प्रणय की कहानी है, प्रणय के रात की कहानी है वो, है ना। प्रेम का सुंदरतम रूप है, ये समझ लीजिए आप। होली हमें उन्मुक्त करने वाला, हमें मुक्त करने वाला, हमारी कुंठाओं को दूर करने वाला। फिर शीतलाष्टमी, हमारे राजस्थान के लोग दूसरे भी जानते होंगे, गणगौर, और फिर नवरात्रि तक आते आते तो अनावश्यक अनुशासन के भार से मुक्त करने का काम करती है हमारी फगुनाहट। मैं कह देता हूं, हम छोटे थे तो ये सोचते थे जिन कपोलों को कभी छू नहीं सकते थे 12 महीने तक, होली के त्योहार का इंतजार होता था कि उनको रंग लगा देंगे। इतनी बड़ी प्रतीक्षा, इतनी बड़ी तपस्या, और उसके बाद उसका इस तरह से पूरा होना, और एक अनुशासन में, एक रचना धर्म में पूरा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस देश की देन है ना। तो मैं ये कह रहा था कि हम इस फगुनाहट के दौर में हमारी जो कुंठाएं हैं, उन कुंठाओं से मुक्त हो, हम वैकुंठ हो जाएं। हम, रचनाकार का स्वभाव है कि वो विद्रोही होता है, लेकिन हमारा विद्रोह रचनात्मक हो, हम विद्रोह के साथ आगे बढ़े। इसलिए इस तरह के उत्सवों की हमें फगुनाहट शब्द दिया गया, यही उसकी वजह है। विद्रोह तो होकर रहता है, विद्रोह तो ये है कि दीवारों के बीच में पीपल का पेड़ उग जाता है, लेकिन वो कितनी शालीनता से उठकर आता है, कितने आनंद के साथ उठकर आता है। ये जो शालीन विद्रोह है, और उस शालीन विद्रोह को एक अनुशासन में ढालते हुए हम जीवन का आनंद ले सकें, हम उमंग प्राप्त कर सकें, इसलिए है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस उन्मुक्तता में अपने दायित्वों को भूल जाएं, क्योंकि ये उत्सव चलना है, लगातार 12 घंटे तक चलना है। इसमें फगुनाहट में क्या क्या होना चाहिए वो मेरे भाई बहन मित्र बताएंगे, बार बार बोलेंगे। हम एक दायित्व बोध के साथ आगे बढ़े, ये हमारे लिए जरूरी है। एक छोटी सी बात है, पूरी कहानी पर्यावरण की है। ये जो भी हम देख रहे हैं पर्यावरण है। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ये हुआ कि हमने पर्यावरण को सिर्फ एनवायरनमेंट समझ लिया। दैट इज नॉट पर्यावरण, वो पर्यावरण नहीं है।
पर्यावरण तो बाहरी भी है और भीतरी भी है। बाहरी पर्यावरण की बात करके भीतरी पर्यावरण से छिटक नहीं सकते। बाह्य पर्यावरण और आभ्यंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण की बातें बहुत होती है, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध मधुरतम हो, हमारे और पेड़ पौधों के बीच के संबंध मधुरतम हो, हमारे और पशु पक्षियों के बीच के संबंध मधुर हो, हमारे और पत्थरों के बीच के संबंध महत्वपूर्ण हमारे लिए देवता है। लिखा हुआ है शास्त्रों में, सुनोत गावाना है ना, पत्थरों में भी चेतना है, पत्थरों सुनो। हम उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएं, हम वृत्त में नहीं रहे, हम वर्तुल में रहे, यूं अपने आप को केंद्र में रखते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर पूरी दुनिया और फिर ब्रह्मांड। ये हमारा दायित्व बोध एक साहित्यकार को होना चाहिए, और ये दोनों ही रूपों का अधिष्ठान हमको इस फगुनाट में दिखाई देता है। दायित्व ये है कि कविता हो, चुटकलेबाजी न हो। दायित्व ये है कि हम खांचों में नहीं बंधे, विमर्श के नाम पर खेमेबाजी न करें। सारे विमर्श प्रवृत्ति और निवृत्ति के विमर्श हैं। यदि हम प्रवृत्त हो रहे हैं उमंगित होने के लिए, आनंदित होने के लिए, कहीं कोई लाज का बंधन तोड़ने के लिए, कहीं कोई देहरी लांघने के लिए, तो वो हम प्रवृत्तिगत हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम हमारी कुंठाओं से निवृत्त भी तो हो रहे हैं। निवृत्ति और प्रकृति का ये अद्भुत संतुलन हम इस फगुनाहट के दौर में बनाकर रख सके। हम ऋतु के प्यार में पागल हो जाएं, लेकिन हम साथ साथ हमारी कुंठाओं को भी छोड़ें। ये एक चुनौती का दौर है इस दुनिया में, एक संकट का समय है। ये रचना धर्मियों के लिए एक संक्रमण का दौर है। और ये जो सोशल मीडिया आया है, इसने नई पीढ़ी को जकड़ रखा है। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, मैं बहुत घबराता हूँ। ऐसे संकट के माहौल में यदि दोहा कतर में बैठा कोई व्यक्ति, हमारे मित्र बैजनाथ जी, या राजस्थान में बैठी हमारी बहन आशा जी, या हमारे दूसरे साथी यदि चिंतित होते हैं फगुनाहट के मूल स्वरूप के लिए, फगुनाहट का के अपने सौंदर्य के लिए चिंतित हैं वे कि वो बरकरार रहे, तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। अब निश्चित रूप से कविता को, साहित्य को प्यार करेंगे, लेकिन चिंता तो है। और चूंकि मैं पता नहीं इस योग्य हूं या नहीं, लेकिन मुझे जब ये बात कही गई है कि आपको बीच भाषण करना है, तो फिर कुछ बातें तो मुझे कहनी होंगी, कुछ चिंताएं तो साझा करनी होगी। मैं पूरा कर दूंगा सही समय पर। एक कविता लिखी थी पिछले दिनों। लेखक इन दिनों प्रसिद्ध होने के लिए नहीं लिख रहे हैं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ खास तौर से। प्रसिद्ध होने के लिए लिखना कोई बुरी बात नहीं, आप लिखिए ना, लेकिन विवादित होने के लिए मत लिखिए। एक छोटी सी कविता है, एक पाठक की चिट्ठी लेखक के नाम। प्रिय लेखक, प्रसिद्ध होने तक तो ठीक था। प्रिय लेखक, प्रसिद्ध होने तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो विवादित होने के लिए पागल हो। तय है कि तुम्हारी हत्या होगी या तुम आत्महत्या करोगे। तुम्हारा पाठक। हमारी नई पीढ़ी कुछ भी लिखे जा रही है। ये फगुनाहट का आयोजन यदि उस नई पीढ़ी तक पहुंचता है, हमारी जिम्मेदारी हम समझें और नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाए। ये जो फगुनाहट है, ये तो अमूर्त है, इसका सौंदर्य, इसका जो आत्म तत्व है वो अमूर्त है। हम साहित्यकार, हम लेखक तो उसको मूर्त रूप में ढालकर पाठक के सामने लेकर जाते हैं। और इसका ये जो मूर्त रूप हमें दिखाई देता है, सर्दी का जाना, थोड़ा थोड़ा गर्मी का आना, हमारे मन में प्रेम की उमंगें उठना, ये इस सारे को अमूर्त में ढालकर पाठक तक ले जाए। दोनों काम हमारा लेखक करता है और बहुत सही तरीके से करता है। प्रकृति का रंग और साहित्यकार का मन, ये एक में एक है, एक दूसरे से अलग है ही नहीं। प्रकृति का सौंदर्य, उसका औदार्य, उसकी गति प्रगति, उसका रूप स्वरूप, उसका होना कवि मन का होना ही है। तो हम इस अवसर पर हमारा आत्म तत्व है, उसको मूर्त में बदल कर कहीं नई पीढ़ी के सामने रखें। जो इस प्रकृति का, जो इस फगुनाहट का, इस हवा का, इन फूलों का, इन पेड़ों का जो जो मूर्त रूप है, इसके पीछे जो अमूर्त है ब्रह्म का, उसको हम किसी तरह से हम
यदि लिखकर किसी भी रूप में हमारे पाठक तक, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकेंगे, बहुत आनंद होगा। और इस फगुनाहट के माध्यम से हम जीवन की सार्थकता की ओर बढ़े। हम अकेले हैं, मिल के हम परिवार बनते हैं, समाज बनता है, देश बनता है। देश के लिए चिंता है क्या? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम ये संस्कार दे सकें जो हम लेकर आए हैं अब तक। प्रकृति का आदर करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं, और फिर कुछ न कुछ लिख ही लेते हैं, कुछ न कुछ निकाल लाते हैं। और आसान नहीं है एक साहित्यकार का जिम्मेदार होना। साहित्यकार होना ही आसान, होना ही जिम्मेदारी है। वो नीरज कहते हैं ना कि कांपती लो ये स्याही ये धुआं ये काजल, कांपती लो ये स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बनाने में कटी। क्या हम बात। कांपती लो को अपने होठों से छू सकें और हमारे होंठ भी नहीं जले। हम सियाही को, धुएं को गीतों में बदल सकें, हम उनको रचनाओं में बदल सकें, और अपनी आंखों की नमी को इस फगुनाहट के माध्यम से साझा कर सकें। मेरा ये विश्वास है कि हम सभी मिलकर, मैं भी शामिल हूं उसमें, फगुनाहट के इस महोत्सव को सार्थक करेंगे। आपने मुझ नाकाबिल को इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात कह सकूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही बात है कि विरोध रचनात्मक होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, और फगुनाहट सिर्फ उन्मुखता ही नहीं, दायित्व भी है, और जीवन की सार्थकता तक पहुंचने का एक राह भी है। तो इतने खूबसूरत वक्तव्य के लिए, इतने खूबसूरत विचारों के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला नाम सुरेंद्र मैं साहब के लिए लेना। मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा जी जी जी, जी। सॉरी। कि सर सच मानिए, आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी जो पीढ़ी आ रही है, वो निश्चित आपको सुनेगी, समझेगी और इस बात पर गौर करेगी। मैं इस बात के लिए मुतमईन हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आपका सुरेंद्र साहब। क्या कहने, बहुत जी, सुंदर, और बहुत एक सुंदर बात विचार। स्मिता जी मैं भी कहना चाहूंगी आदरणीय सुरेंद्र भाई जी के लिए, कि इनका स्नेह और इनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में मना नहीं करते। सफर में होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि कार के अंदर रुक कर किस तरह ये हमारे बिल्कुल। लिए, और इन्होंने ये बीज वक्तव्य भी रास्ते में चलते हुए ही तैयार नहीं कर पाए, जो बोल पाए वो बोले हैं, और रात को भी रुक के कुछ सोच के लिखे हैं ये। तो इनकी व्यस्तता, बहुत व्यस्तता रहती है उसके बावजूद। और बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा, बहुत शानदार बहुत रहा। जो चीज मेरे भीतर थी कि फगुनाहट क्या है, बिल्कुल वही मूर्त रूप आपके शब्दों में था। बहुत बहुत आभार भाई जी, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आशा जी। और जिस तरह से फगुनाहट का जिक्र किया, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा इस बात को महसूस कर सकता है, आध्यात्म और प्रेम व्यक्ति की मूल भावनाएं, उसका मूल निर्माण ही इसी वजह से हुआ है कि वो आध्यात्म और प्रेम की ही कसौटी पे खरा उतरता है। तो जो ब्रह्मांड हम सही कहीं बाहर देखते हैं, जो पर्यावरण हम बाहर देखते हैं, वो स्वयं हमारे भीतर सब कुछ उसी तरह से चित्रित है, सब कुछ हमारे भीतर है। बस उसे तलाशने की और तराशने की आवश्यकता है। और उस तलाशने और तराशने में एक साहित्यकार अपनी जो भूमिका निभा सकता है, वो मुझे लगता है कि इस मंच से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने इस दायित्व को पूर्णतः निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और इसी विचार के साथ, इसी भावना के साथ इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के विशिष्ट अतिथि हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, सुधेंदु ओझा जी, जो एक बड़ा नाम है, एक बड़े विचार हैं, एक बड़े कलम हैं। मैं उनको पुनः बहुत ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ अपने 2 शब्दों के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप लोगों का अभिवादन। सबसे पहले तो बेस्टी एजुकेशनल ट्रस्ट का, जो इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है, और बीज वक्तव्य के माध्यम से डॉक्टर सोनी जी ने, सुरेंद्र सोनी जी ने बहुत छोटे में ही बहुत व्यापक बात कह दी है। और पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अनिल शर्मा जी का भी, कि उनकी तो आवाज़ ही इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी है कि, और उसके ऊपर उन्होंने आशा जी के दोहों के माध्यम से
जो संदेश दिया वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और ये जो फागुनाहट है, इसके ऊपर मैं 2 शब्द डॉक्टर सोनी जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा। मैं सबसे पहले तो आश्वस्त हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? जी। आ रही है सर। तो हाँ, हाँ, बस ठीक है, प्रणाम। तो मैं सुरेंद्र सोनी जी की ही बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि फगुनाहट को, जैसा उन्होंने कहा, मूर्त और अमूर्त और टेंजिबल और इनटेंजिबल, उस तरीके से ना देखा जाए, तो फगुनाहट को केवल फागुन के मौसम से ही ना जोड़ के देखा जाए, मेरा भी ये मानना है। फगुनाहट स्फुरन है, कभी भी आ सकती है। जब आपने पुनर्यौवन की बात कही है, पुनर्नवा की बात कही है, तो पुनर्नवा आप कभी भी हो सकते हैं। आपको मौसम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मौसम आ रहा है तभी आपके ऊपर फगुनाहट छाए। आप कभी भी बौरा सकते हैं। आम के बौराने का एक समय हो सकता है, सीज़न हो सकता है, किंतु मनुष्य के बौराने का कोई जो है सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई उसकी काल अवधि नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे एक थोड़ा-सा दृष्टांत देना चाहूँगा कि हम लोग अपनी युवावस्था में थे जब 1900। कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई कुछ? सर फागुन का महीना है, कोई कभी भी कुछ भी कह सकते हैं जी। जी, 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 जी। फगुनाहट का हाँ, समय है। डॉक्टर बैजनाथ जी। हाँ, नहीं, ये तो फगुनाहट का समय है। मैं कहता हूँ कि आप जो है किसी अन्य समय में भी फगुनाहट का आनंद जी ले जी सकते हैं। तो मेरा हाँ, हाँ, मेरा ये कहने का तात्पर्य, जब हम लोग युवावस्था में थे, 1980 का दौर था, तो हम लोग भी बड़ी आक्रोश में कविता किया करते थे। कॉलेजेस में और प्रतियोगिताओं में जहाँ पे भी जाते थे, वो आक्रोश, आक्रोश। संसद एक पिटारा है जहाँ नाग बैठे हैं, साँप बैठे हैं, इस तरीके के प्रतीक लेकर के जाया करते थे। तो एक बार में हम लोगों का सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, मैं सौभाग्य कहूँगा कि दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर हमें प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला और हम लोग बड़े आश्वस्त थे। कुछ एक ग्रुप होता था युवा कवियों का, जिनको ये तय होता था कि ये जहाँ कहीं पे भी जाएँगे, पुरस्कार यही लेकर के जाएँगे। और इत्तेफ़ाक से हम लोग भी उसी ग्रुप में थे और हम लोगों ने कविता पढ़ी बड़े जोश से और बड़े आक्रोश वाली कविता। किंतु जो वहाँ के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, निर्णायक थे, वो डॉक्टर अजित कुमार जी थे, जो कि संबंधी थे अपने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के। तो वो मंच पर आए और उन्होंने सब कवियों को खारिज कर दिया और उन्होंने फगुनाहट की बात की। उन्होंने कहा, कविता ये आक्रोश कविता नहीं है, क्षणिक है। ये उत्पात, ये वायलेंस, ये सब चीज़ें कविता नहीं है। कविता फूल है, कविता लालित्य है, कविता तितली है। कभी बाहर निकलो, देखो कविता ही कविता बह रही है। कभी उद्यान में जाकर के देखो, वहाँ कविता है। तो उसने जो है हम लोगों को भी, बहुतेरे युवा कवियों को अपनी दृष्टि ही बदल देने के लिए प्रेरित किया। और वो फगुनाहट की ही बात थी, हालाँकि उन्होंने कहा किसी और स्वरूप में, किंतु वो फगुनाहट की बात है। और हर व्यक्ति, हर मनुष्य, अगर वो कभी भी सकारात्मक सोचता है, जीवन की विषम परिस्थिति में भी पहुँच करके यदि वो आशा पांडे ओझा के बारे में सोचता है, मेरा तात्पर्य आशा के पर्याय से है कि आशावादी होता है वो, तो वो निश्चित रूप से वो फगुनाहट ही है। फगुनाहट में आप देखते हैं, जैसे बसंत के काल में होता है, वो काल अवधि थोड़ी-सी और बढ़ जाती है। ठूँठ में भी कहीं न कहीं शाखाएँ निकल आती हैं। कोई एक सूखा वृक्ष भी होता है, उसमें से भी कहीं पल्लवन होना प्रारंभ हो जाता है। तो फगुनाहट वही है। आप जो है अपने को थोड़ा-सा जो है कुरेद करके देखिए और शायद आपको पता चले कि नया चर्म वहाँ से आ रहा है, नया विचार वहाँ से उत्पन्न हो रहा है और आप जो है एक नए माहौल के अंदर चले जाते हैं। और वो माहौल क्या है? वो सृजन का माहौल है। फागुन अपने आप में, बसंत और फागुन दोनों एक साथ दूसरे के साथ में आते हैं, ये सृजन के हैं। इसके दौरान में केवल काम और रति और इन्हीं पे बातें ना की जाए, वो उसका तात्पर्य ये है कि इस समय में मनुष्य ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव होकर के और सृजन की तरफ में, कल्पनाशीलता की तरफ में बढ़ता है। और साहित्यकार के लिए 12हों के 12हों मास जो है वो फगुनाहट वाले होने चाहिए। वो इस तरीके के विचार हमेशा दें
सृजन के विचार हमेशा दे, सकारात्मकता के विचार ज्यादा दे, हमेशा दे, 12 महीने दे। और जो जो स्थितियां हैं जो देश में और तमाम समाज में, डॉक्टर सोनी जी ने कहा कि वो चिंतित हो जाते हैं कई बार। मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युवा पीढ़ी पे हमें अगर विश्वास नहीं है तो हम चिंतित होंगे, और अगर युवा पीढ़ी पर विश्वास है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुतेरे युवा ऐसे हैं जो कि अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किए हुए हैं सकारात्मकता की तरफ, ऊर्जा की तरफ में और सृजनात्मकता की तरफ में। हम लोग 80 के दशक में भी लिखा करते थे, तब जो है हमने अपना पहला आलेख लिखा, उसमें डॉक्टर भवानी प्रसाद मिश्र जी से चर्चा की, जैनेन्द्र जी से चर्चा की, डॉक्टर संतोषानंद जी से की, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी से की। अब उसमें हम लोगों ने विषय तय किया कि ये जो समाज में मूल्यों की ह्रासमान स्थिति है, ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो देखिए, मूल्यों की ह्रासमान स्थिति अगर मैं 1980 में लिखने की सोच रहा हूँ, तो आज भी वही स्थिति है। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मूल्य कभी भी ह्रास नहीं होते, मूल्य जो है बदल दिए जाते हैं। अगर जो है कोई मूल्य नहीं चल रहा है समय के साथ में, तो उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। और ये जो क्या कहते हैं संक्रमण काल है, ये बराबर रहता है, हमेशा रहता है। हमें इसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम गर्त में जा रहे हैं या युवा गर्त में जा रहे हैं, नहीं। हम बहुत अच्छे थे और युवा खराब हो जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग, बहुत संजीदा लोग देश को, समाज को चलाने वाले हैं। और आजकल के तो देखिए आप अपना नेतृत्व देखिए, अगर यही गर्त की बात होती, यही हम लोगों में जो है तमाम निराशा, घोर निराशा की बात होती, तो आज ये सत्ता परिवर्तन कैसे होता? आज सत्ता परिवर्तन जो है बहुत बेहतरी के लिए है। और मेरे ख्याल से जो चीज़ हम एस्पायर करते थे, जो एज ए राष्ट्र, अपने राष्ट्र के तौर पर, अपने चिंतन के तौर पर, अपने जो है मनन के तौर पे, अपने वैदिक काल की जो उपलब्धियां, उनके बारे में, ऋषियों मुनियों के बारे में, तो आज तो मैं ये देखता हूँ कि वो एक चक्र है, एक साइकिल होता है कि कभी वो पहिया नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। ये तो फिर ऊर्ध्वगामी लग रहा है, ये ऊर्ध्वगामी लग रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय सब लोगों ने ले लिया है। और आप जो है अब संचालिका महोदय सुश्री स्मिता श्रीवास्तव जी, आप संचालन का दायित्व संभालें। एक बार पुनः मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। अध्यक्षा इस एजुकेशनल, बेस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की अफसाना अहमद जी, सुश्री स्मिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी जी, आशा पांडे ओझा जी, डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी, आचार्य वर्मा सलील जी, आचार्य संजीव वर्मा सलील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप कार्यक्रम को प्रारंभ करें, और सभी जो आमंत्रित निमंत्रित कवि कवयित्रियां हैं, वो फगुनाहट पर अपना अपना विचार, अपने जो है काव्य को हम लोगों को रखें, हमारे सामने रखें, और एक बार पुनः हम लोगों को पुनर्जीवित कर दें। इन्हीं आशाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच बहुत बहुत संचालन। धन्यवाद सर। और आपकी अगर सारी बातों को अगर किसी एक दोहे में समाहित करके रखना हो, तो मैं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी, मैं बाद में बताऊंगी कि किसने कहा है। कहते हैं कि चिंता तज चिंतन करें, चिंता तज चिंतन करें, दोहे मोहे चित्त, बिना लड़े पल में करें हर संकट को चित्त। तो ये दोहा आपके इस पूरे जितने भी वक्तव्य, जितने विचार हैं, वहां पे सटीक बैठता था। और ये सटीक दोहा जिनका है अगला नाम भी मैं उन्हीं को आमंत्रित करने वाली हूँ। आचार्य संजीव वर्मा सलील जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और मैं बहुत ही आदर और बहुत ही प्रेमपूर्ण विचारों के साथ में अपने मन से, हृदय से, इस पूरे मंच की तरफ से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए और आपके विचारों से हमें अवगत कराइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कृपया अनम्यूट अवश्य कर लें। माँ शारदे, भारत माता, नर्मदा मैया, हिंदी माता और गौ माता को प्रणाम करता हूँ। फागुन की फगुनाहट प्रकृति पुत्र और प्रकृति का सामीप्य का पर्व है। फागुन किसी एक दिन होता नहीं, किसी एक क्षण होता नहीं। जीवन में पल पल
फागुन की तरह मनाया जाता है, फागुन को जिया जाता है, चाहे ईसरी हो चाहे कबीर। फागुन क्या होता है, उन्हें पढ़कर उनको जानकर हम जान सकते हैं। मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ आयोजकों को जिन्होंने ये बहुत मंगलमय प्रसंग यहाँ रखा, और जितने हमारे साथी हैं उन सबका वंदन करना चाहता हूँ। फागुन फगुनायो सलिल लेकर रंग गुलाल, दसों दिशा में बिखेरे झूमे दे दे ताल, जह आशा तह स्मिता, जह आशा तह स्मिता, बिन आशा नहीं चैन, बैज सुधेंदु सलिल अनिल, क्यों सुरेंद्र बेचैन। क्या बात अफसाना है सर, क्या प्रणाम बात प्रणाम है। आपको, वाह प्रणाम वाह आपको। वाह दादा, दादा वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। अफसाना फागुन कहे, अफसाना फागुन कहे, दे आनंद अनंत, रूप चंद्र योगेश हैं फगुनाहट में संत, खुशबू फगुनाहट उषा, मोहक सुंदर श्याम, आभा प्रमिला हम सफर, दिनकर ललित ललाम, और समदर्शी है नंदिनी, में आकाश। अनहद नाद अनिल नाद सुन अनहदी, शारद हुई प्रसन्न, अनिल नाद सुन अनहदी, शारद हुई प्रसन्न, और दोहे आशा के कहें रसिक रंग आसन्न, फगुनाहट कनकाभिति, दे सुरेंद्र वक्तव्य, फागुन में नव सृजन हो मंगलमय मंतव्य। सुधा सुधेंदु वचन लिए, सुधा सुधेंदु वचन लिए, फगुना ए हम आप, माँ शारद करिए कृपा, मेटे सारे ताप। आज का आयोजन हम इस यहाँ आ गए हैं, सुधेंदु जी के वचन हमने सुन लिए हैं। फागुन का एक असर और होता है, जंगल तो फगुनाते हैं, गांव मधुमाते हैं, ईश्वरी फाग गुनगुनाते हैं, लेकिन शहर कौन मनाते हैं। और हमारी संसद में जाने कैसे कैसे सांड आ जाते हैं, जिसे देखिए उसी के सिर में सींग। और जब वो सींग चलाते हैं तो जिन्हें देश की दिशा का दायित्व सौंपा गया है, उनके पास दिशा न दर्शन, दीन प्रदर्शन। फागुन भी सोचता होगा कि मैं तो रास रंग के लिए आया था, ये होली के पर्व पर नागपंचमी क्यों मना रहे हैं। क्या बात है। और फगुनाहट के इस दौर में जाने कैसे कैसे दांव चले जाते हैं, और जब वे चलते हैं चल विचित्र दांव, चित्र विचित्र दांव, तो ठहर ही नहीं पाते पांव। कीचड़ फेंकते हैं दूसरे पर, लगता है अपने मुंह पर, लेकिन आईना नहीं है साथ, इसलिए देख नहीं पाते अपना काला माथ। और सियासत के ये सब सूरमा आम मतदाता की नजर में राम नहीं रावण बन जाते। कितनी भी लफाजी हो, कितने भी जुमले हों, फागुन की मस्ती को कम नहीं कर पाते। सुरसा सा मुंह बाती महंगाई, कभी किसी को नहीं रास आई, लेकिन धन्य है हमारी मातृ शक्ति, इसके बाद भी फागुन की होलियों में
गुझियों में कहीं कमी नहीं पाई। न जाने कहां से कैसे चिड़िए के चुग्गे की तरह की आय में भी आकाश को छूती हुई खुशबुएं रसोई घर में से, कढ़ाई में से निकल कर आ जाती। ये कला, ये कौशल कहां से आता है कोई नहीं जानता, लेकिन हर घर में पपड़ियां, सेब, गुजिया बता देते हैं कि फागुन आ गया है, फगराहट का आनंद लेने का समय आ गया है। और कोई निर्मला सीतारमण कितने भी टैक्स लगा दे, कितने भी जीएसटी वाले आ जाए, लेकिन हमारे रसोई घरों में आने वाले पकवानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसी सरकार के वश में नहीं है तो फागुन की फगनौटी पर टैक्स लगा दे, जीएसटी वसूल ले, किसी ईडी को भेज दे कि जांच करो कि आशा जी इतनी फगनाहट कैसे मना रही। स्मृति जी के अधरों पर इतनी मुस्कुराहट क्यों आ रही है, इस पर भी एक टैक्स लगा दिया जाए। अनिल जी के स्वर इतने मधुर क्यों हैं, इस पर जीएसटी क्यों नहीं होना चाहिए। जब सरकारें एक एक श्वास पर, आस पर टैक्स लगा रही हैं, तब उन करों को अपने अगणित करों से बेईमानी करते हुआ हमारा जनगण वास्तव में अभिनंदन का पात्र है। इस लोकतंत्र की यही शक्ति है कि जहां तंत्र लोक को कुचलने पर आमादा है, वहां लोग तंत्र के तमाम नाकारेपन को ठुकराते हुए, तमाम अभावों के बाद भावों को अपने बीच में पालने, पोसने, बढ़ाने के लिए तत्पर। मुझे याद आता है तारकेश्वरी सिन्हा जी का एक बात, कहती थी, ए मुल्क की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ए मुल्क की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मैं जानती हूं पानी यहीं से निकलेगा। हमारी संसदीय रेत में से लोकतंत्री पानी निकालने का काम फागुन में डूबी फगुनाई जनता करती रही है, करती रहेगी। पर्व केवल वाग विलास नहीं, शब्दों से खिलवाड़ नहीं है। पर्व केवल रईसों के यहाँ बैठकर सोने के गिलास में भांग पीने का रिवाज भी नहीं। पर्व पसीने में नहाने का अवसर। हमारे वो किसान, हमारे वो मजदूर जो दिन रात पसीना बहाने के बाद एक समय का भोजन हो तो दूसरे समय की चिंता करते हैं, जिन्हें कर्ज में डूबकर आत्महत्याएं करनी पड़ती, जिन्हें कोरोना जैसे काल में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने का प्रयास करना पड़ता है, तो कितने तो पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन फगुनाहट उनके अंदर हम आपसे ज्यादा। पेशे से अभियंता रहा हूं, जंगलों में पुल बनाने का काम करता रहा हूं, सड़कें बनाने का काम करता रहा हूं। मैं जानता रहा हूं कि मेरे साथ जो श्रमिकों का दल होता था, जिनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए 2 रोटी और नमक की एक डिली के अलावा कुछ नहीं होता था, उनके अंदर अगर आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, सारी दुनिया पलट दें, लेकिन आप होली से लेकर रंग पंचमी तक उनसे काम नहीं करा सकते। वो तो फागुन की मस्ती में डूबते हैं, गाते हैं, कजरी गाते हैं, राई गाते हैं। जंगल का टेसू तो उनके लिए अमृत है, उसी को तोड़ते हैं, उसको उबालते हैं, रंग बनाते हैं। और वो कुसुम्बी रंग, आशा जी तो राजस्थान की हैं, जानती हैं उसकी महिमा। हम शहर में अबीर गुलाल रंग खरीद कर लाने वाले क्या जाने उस कुसुम्बी रंग की जो कुनकुनाहट होती है, जो गर्माहट होती है।
मिल गया तो ठीक, और नहीं मिल गया तो कीचड़ भी उनके लिए रंग का काम करता है। कीचड़ से उनकी देह काली नहीं होती, उनके तन काले नहीं होते, क्योंकि उनके मन उजले हैं। और हम जो बुर्राक सफेद मलमल का कुर्ता पहन कर जाते हैं होली खेलने, हमें लगता है हम होली खेल रहे हैं, तो होली वहां होती, विंध्या टवी की वनश्री के बीच, कभी सोन नदी के किनारे, कभी जोहिला नदी के किनारे, कभी नर्मदा नदी के किनारे, वहां होलियां होती। क्या फागे गाते हैं वो ईश्वरी और उसकी नायिका रजाऊ। नक्शे का वर्णन कितना सुंदर, कितना सात्विक, कितना पवित्र। हम तो नायिका वर्णन के नाम पर केवल देह को देखते, कितने प्रकार की नायिका, लेकिन ईश्वरी देह को नहीं देखते। ईश्वरी की रजऊ जब आती है, अद्भुत लावण्यमयी, ये भी नहीं मालूम कि वास्तव में थी या काल्पनिक थी। लेकिन जो सात्विकता वहां है, वो पवित्रता फागुन में, राई में, कबीरा में, जगीरा, सारा रा में, सारे वन अंचलों में मिलती है। और हम शहरी लोगों के लिए ये सीखने की बात है कि अगर हम गांव का वो मस्ती, वो फगुनाहट अपने बीच में ला पाए, महुआ की तरह महक सकें, फागुन की पलाश की तरह दहक सकें, नर्मदा की कलकल इनाद की तरह गुनगुनाते रह सकें, तो फगुनाहट जी सकेंगे। और तब हमें कुछ भी कहने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। तब आपको सरस्वती को मनाना नहीं पड़ता, वाग देवी आपके ऊपर प्रसन्न होती, आपको उपकरण बनाती हैं, आपसे कहलवाती हैं, आपसे लिखवाती हैं। तब आप छंद रचते नहीं, छंद कहते, छंद बहते हैं, शब्द लहरों की तरह आते हैं, वाणी निर्झर की तरह बहती चली जाती है। और वो फगुनाहट आपके मन को, प्राण को, आत्मा को पुलकाती है, हर्षाती है। और वो मस्ती केवल आप तक नहीं रह जाती, आप जहां जहां जाते हैं आपके साथ जाती है। जैसे अभी अनिल जी के स्वर के साथ आई, सुरेंद्र जी की वाणी के साथ आई, सुधेंद्र जी के विचारों के साथ आई, स्मिता की मुस्कुराहट के साथ आई, आशा जी की पुलकाहट के साथ आई। यही फगुनाहट है। आइए हम सब इस फगुनाहट में सराबोर हों, एक दूसरे को सुने, सराहें और सत्य को अवगाहें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। वंदन भारत भारती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अध्यक्षीय उद्बोधन में आज हमने देखा कि किस तरह से समाज की चिंता का चिंतन और चिंतन की चिंता का जिस स्वरूप को आपने यहाँ पे बिखेरा है, और हर एक विचार करने वाले मस्तिष्क और हृदय में आपने बीजारोपण का कार्य किया है, वो अपने आप में हम सभी के लिए इसको स्वीकार करने के लिए और अपने विचारों में उतारने की बात है। और कार्यक्रम में चूंकि समय की गति से चल रहा है और थोड़ा सा समय तेजी से चल रहा है, हम थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्वरूप को ना टूटने देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी और आशा पांडे ओझा जी को इस कार्यक्रम के समापन और आभार ज्ञापन के लिए और अगला सत्र शुरू होने के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ। जी आशा दीदी, मैं प्रणाम करता हूँ। और संजीव वर्मा साहब के लिए एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सुंदर संजीव साहब, मैं चरण वंदन करता हूँ आपका। क्या कहने, आप जो है, आपने जो बात कही है, निश्चित ही हम समझते हैं, निश्चित हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा कहा आपने, हंसते हंसते कई बातें आपने कह दी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आशा दीदी से निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित कर दें आदरणीय आशा दीदी। प्रणाम दादा। आपने तो बिल्कुल जो उद्घाटन सत्र था, फगुनाहट की उद्घाटन आपके शब्दों से हो गई है। और उस उद्घाटन के साथ मुझे पता है कि आने वाले सत्र सारे के सारे अद्भुत होंगे। स्मिता जी का शानदार संचालन, वो तो हमेशा शानदार करती है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी मेरा आग्रह या अनुरोध रहता है, वो आधी रात को तत्पर रहती है, बहुत स्नेह करती है मुझसे।
तो ये स्नेह भी बना रहे बैजनाथ भैया। और सबसे बड़ी बात है सुधेंदु दादा और सुरेंद्र डी सोनी भैया और अनिल जी और आप सभी संजीव दादा और स्मिता जी जो इस सत्र को बहुत, जिसको कहते हैं ना फगुनाहट, हर तरह से इसमें रंग भर दिए आपने, सारे रंग, प्रकृति से लेके, प्रेम से लेके, शब्दों से लेके, मुस्कुराहट से लेके, आशीर्वाद से लेके, सारे रंगों की शुरुआत जो आपने इस सत्र से की है। बहुत बहुत आभार आप सभी का और धन्यवाद। और ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार जब भी हम आपसे आकांक्षा करें इसी तरह हमें दीजिए। शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस लाइव प्रोग्राम को सुनने वाले में ना जाने आप जाकर देखें तो 100-200 लोग सुन रहे हैं, सब अपने अपने कमेंट दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको प्यार दे रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब बने रहें। और यहाँ मंच पर जो भी हैं, अगर यहाँ से आप जा रहे हैं तो प्लीज उन्हें भी आप आशीर्वाद देंगे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ। अगला सत्र प्रियंका भट्ट जी को संभालते हुए हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं अगले सत्र के लिए। आदरणीय स्वागत है आपका। सभी को पुनः सादर प्रणाम और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।